अस्सलाम वालेकुम। जी ऑल लीडर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी ऑल फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको पहले की वर्किंग में सिखाया वो था इनविटेशन का प्रोसेस। ठीक है, कि इनविटेशन क्या होता है, कैसे इनवाइट करते हैं। उसके बाद जो इनविटेशन, जैसे हमारे पास किसी की शादी का इनविटेशन आता है, ठीक है, कोई हमें शादी के लिए इनवाइट करने आता है, तो वो कैसे करता है, 1-2 मिनट के लिए कि यार अभी पानी पीने का भी टाइम नहीं है, अभी बहुत गर्म है, जो है वो कार्ड देना है। तो इसी तरह से जो इनविटेशन होती है वो 1 से 2 मिनट की होती है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी के सामने अपने आइडिया को, अपनी कंपनी को, अपने कह लें कि प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट करना मतलब थोड़ा डिटेल से बात को समझाना। ओके, तो आप जैसे अक्सर कहते हैं कि मीटिंग में हमारी आज इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन है, कि आज हमने मीटिंग में इस टॉपिक को डिटेल से प्रेजेंट करना है। तो अब आपने आज की बात ये नहीं कहना कि मैम मैं किसी को इनविटेशन दे के, इनविटेशन तब होता है जब आप कमेंट्स वर्किंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कहेंगे ना कि मैम मैंने इतने लोगों को प्रेजेंट किया, कॉल पे गाइड किया, तो आप ये नहीं कहेंगे मैं कि कॉल पे इनविटेशन दे के आई हूँ, आपने कहना कि मैं कॉल पे प्रेजेंटेशन दे के आई हूँ। ठीक है, तो ये आपने करेक्शन करनी है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं और ये बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और किसी भी लेवल के बंदे को आप ये बात समझाएंगे वो इजीली इस बात को समझ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा और मुश्किल काम नहीं। ये चीज़ आपको पता है कि एक मेंबर आता है, सबसे पहले उसे क्या करना होता है। एक मेंबर आया आपके पास डिटेल लेने के लिए, आपने उसकी वॉइस की, उसका नंबर सेव किया। नंबर सेव करने के बाद इन केस कि वो आपके पास ऑनलाइन वर्क से ही आई है, ठीक है, कहीं आपने इनवाइट किया था या किसी ने आपको रिकमेंड किया कि लड़की ऑनलाइन वर्क करती है, कहीं से भी आई हो, तो आपने वैसे देखना है कि आपने उसे किस तरह से डील करना है। ठीक है, अब वो आपके पास आई है, वो आपको कह दिया कि मैम मुझे गाइड कर दे, मैं ऑनलाइन वर्क करना चाह रही हूँ। पहला काम वॉइस वेरिफिकेशन करें, दूसरा काम एक दूसरे का नंबर सेव करके उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाएं, और तीसरा काम उनसे फॉर्म फिल करवाएं। फॉर्म कौन सा फिल करवाना है? फॉर्म आपने बच्चे ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला, कि नेम क्या है, एज क्या है, सिटी क्या है और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। ठीक है, ये आपने फॉर्म फिल करवाना है उनसे, और फिर आप उनसे थोड़ी बातचीत कर सकती है कि डियर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप अभी किस सेमेस्टर में है, फिलहाल आपकी क्या मसरूफियात हैं। तो इस तरह से आपने उनसे थोड़ी सी बातें कर लेनी है, और फिर आपने उन्हें ये कहना है कि चलें ठीक है, मैं अपने सीनियर से कंफर्म करके बताती हूँ कि अभी सीट है या नहीं। इंशाल्लाह अगर सीट होती है तो मैं आपको नेक्स्ट गाइड करती हूँ, आप मुझे ना 2 घंटे के बाद मैसेज करिएगा। ठीक है, वो आपको करती है, अगर नहीं करती तो आप उसे मैसेज कर दें। तो आपने उसे क्या करना है कि डियर, कभी भी लीडर एक बंदा आपके पास आया उसे फ़ौरन ऑनलाइन वर्क की डिटेल नहीं देते, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो इसलिए आपने उन्हें कहना है कि डियर मैंने अभी सीनियर से कंफर्म किया, 2 सीट्स मौजूद थी, लेकिन वो आज ही 12 बजे या 2 बजे, अगर वो आपसे 4 बजे बात कर रही है, आप उसे 2 घंटे पीछे का टाइम बता दें या 12 बजे का टाइम बता दें कि वो 12 बजे ही सीट्स फुल हो गई हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाती ना तो आपकी डेफिनेटली सीट कंफर्म हो जाती। ठीक है, ये बच्चे वो ट्रिक है जो मैंने अभी अपनी मेंबर्स के साथ अपनाई है, कि माशाल्लाह से अगर मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया ना तो उसमें से 8 बच्चियों ने फीस जमा करवाई है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये बात होती है कि हम उन्हें ये चीज़ समझाते ही नहीं है कि यार सीटें खुली पड़ी हुई हैं, जब आपका दिल करे आ जाओ, जब दिल करे चले जाओ, ऐसा नहीं। उन्हें पता होगा यार इसमें तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, अब हमें दोबारा सीट नहीं मिलेगी, अभी हमें सीट कंफर्म करवानी है। ठीक है, तो अब वो फॉर एग्जांपल आपके पास मंडे को आती है, तो आगे से कहती है ओहो मैम मुझे तो बहुत ज़रूरत थी, आप काइंडली मुझे बता दें। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक बच्ची दिखाऊं, अरीबा ऑनलाइन वर्क, ये मेरे पास आई थी। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मुझे ऑनलाइन काम सीखना है, आप मुझे गाइड करेंगी? मेरा अवे मैसेज चला गया, कहती ओके। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दें। कहती है मुझे ना
ऑनलाइन काम करना, उन्होंने अपनी कोई मजबूरी बताई, किसी ने इन्हें रेफरेंस किया कि ये मैम ऑनलाइन काम करती है। तो अब ये मेरे पास 6 फेब की आई हुई है। तो मुझे पता है, अभी मैंने कहा कि डियर अभी तो सीट्स नहीं है, लेकिन फिलहाल ना मैं कोर्स करवा रही हूँ, आप उसमें ऐड होना चाहें तो हो जाए। तो आप ये देखें, कहती है आपके पास सीट आए तो मुझे लाजमी बताना, मुझे ज़रूरत है बहुत, प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें ज़रा, ये मैंने उन्हें अपने कोर्स में ऐड कर लिया। तो अब वो बच्ची जो है, हमारा कोर्स काफ़ी आगे चला गया, मैंने पीछे से कोर्स करवा रही हूँ, उनका टास्क चेक कर रही हूँ। तो अब मैंने उन्हें नेक्स्ट लेक्चर दिया। तो अब कल इनका दोबारा मैसेज आया कि मैम प्लीज़ जब सीट्स आएंगी तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है ठीक है, ये बच्चे मैं आपको चीज़ सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब ये 8 फेब को आई है ना मेरे पास, अब ये 16 फेब हो गई है। अभी मुझे पता है मेरा इनके साथ इतना रिलेशन नहीं बना, तकरीबन 1 वीक का मैं इसे और टाइम दूंगी, फिर मैं स्टेटस लगा दूंगी कि सीट्स आ गई है, जिस जिसने ज्वाइन करना है वो आ जाए। समझ आ गई है? तो फिर बच्चे जब आपने उसे कॉल करनी है, तो कॉल करके आपने उसे कैसे गाइड करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे बात को स्टार्ट करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम कॉल पे मैं क्या बात करूँ, कैसे गाइड करूँ। तो ये मैंने आपको नोट्स बना कर भेज दिए हैं। रैपिड फॉर्मेशन है कि सलाम दुआ करे, हाल चाल पूछे, फिर आप उससे पूछे कि डियर आपकी एजुकेशन क्या है, तो आपने कहाँ से पढ़ाई मुकम्मल की, अब आप क्या करती हैं, और नेक्स्ट आप ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहती हैं, क्या आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया। ये मैं आपको सवाल दे रही हूँ कि आपने सवाल कौन कौन से करने हैं। आप डेली रूटीन में कितना वक्त दे सकते हैं इस काम को, कि सपोज कि मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ, अपनी टीम में ले आती हूँ, तो आप दिन में कितने घंटे इस काम को दे सकती हैं। ठीक है, वो कहेगी, अगर जो कहती है नहीं मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है, मेरे पास तो मोबाइल देखने का भी टाइम नहीं है, तो आप उसे कह सकती हैं। तो ठीक है, बच्चों के आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपको टाइम देना है, तो फिर आपके लिए ये प्रेफरेबल नहीं है अगर आप टाइम नहीं दे सकती। ठीक है, अगर कोई कहे कि 2 घंटे दे सकती हूँ, 3 घंटे दे सकती हूँ, तो आप उन्हें कह सकते हैं दैट्स ग्रेट, कि चलें ठीक है, गुड। नेक्स्ट, कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। मैंने आपको कहा था ना, नीड आइडेंटिफाई करनी है। तो आपने अपनी बंदी से पूछना है कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। क्या आप अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती हैं, आज़ादी चाहती हैं, इनकम चाहती हैं, पैसा चाहती हैं, या फिर पर्सनल ग्रोथ चाहती हैं। अब बच्चे यहाँ पे जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ना वो लोग आते हैं। कुछ लोगों का जो मेन मोटिव होता है वो पैसा होता है, कि जैसे तैसे करके हमारे पास पैसा आ जाए। और कुछ लोगों का जो होता है ना, वो ये चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले अपनी ज़िंदगी में, हम किसी के मोहताज ना रहें, हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी भी शख्स के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनका घर भी ठीक होता है, पैसे भी ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया अपडेट हो रही है, हम क्यों पीछे रहे, हम भी वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट करना चाहते हैं। उनका गोल होता है पर्सनल ग्रोथ का। ठीक है, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस समझाए। जब आपको बस ये सारी बातें उनकी समझ आ जाए, तो इन सारे क्वेश्चन करने से आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कि वो कितनी क्वालिफाइड है, किस लेवल की वो बात को अंडरस्टैंड करती है, अगर पहले कभी उसके साथ स्कैम हुआ है तो उसको आपने किस तरह से डील करना है, और वो टाइम दे सकती है या नहीं दे सकती, और वो किस मकसद के लिए काम कर रही है। कि इन क्वेश्चंस के बाद ना आपके माइंड में एक रोड मैप, एक कह लें कि स्केच तैयार हो जाता है कि आया आप किस बंदे के साथ जो है ना वो बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया हो जाता है कि हमारे सामने कैसी पर्सनैलिटी है। अब नेक्स्ट है कि जॉब में और बिजनेस में डिफरेंस समझाएं। अब आपने उन्हें क्या कहना है कि डियर मैं, एक किताब है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, उसके राइटर का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ठीक है, बुक को लाजमी रिकमेंड करना, और आपने कहना है कि इस किताब को मैंने खुद स्टडी किया है, इतनी ज्यादा खूबसूरत किताब है कि जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू को बदल कर रख देती है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नजरिया, कि हम दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो अलग ही है, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद, उस बुक के पॉइंट्स को समझने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। ठीक है, अब डियर, हम अगर अपनी मिसाल लें,
لے لیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایگزامپل سے سمجھائیں انہیں، پڑھیں لکھیں اور نوکری کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں اپنی مثال لیتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارا یہی موٹیو ہوتا ہے کہ نہیں یار پڑھو لکھو اور نوکری کرو، تو اب کیونکہ ہم نے صرف بزنس میں اور جاب میں ڈفرینس سمجھانا ہے نا، تو یہ بات کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نوکری کے شروع میں ہی نوکر آ رہا ہے، تو کیا ہم اپنی زندگی کے 14 سے 15 سال پڑھائی کسی کے انڈر نوکری کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اور کیا جو سیلری ہمیں ملتی ہے 14 سے 15 ہزار، اس سے ہماری ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے بتایا کہ کیا ہم 14 سے 15 سال پڑھائی صرف کسی کا غلام بننے کے لیے کر رہے ہیں، اور چلے اگر ہم نوکری کر بھی لیتے ہیں تو یہ 14 15 ہزار ہمیں سیلری مل رہی ہے، کیا اس سے ہماری ضروریات زندگی فلفل ہو سکتی ہیں؟ وہ خود سوچے گی، خود اس سے سوال کریں کہ ہو سکتی ہے ضروریات زندگی پوری؟ وہ کہے گی نہیں میم بہت مشکل ہے۔ اب آپ نے سے کہنا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا رابرٹ ٹی کیوساکی نے جو لکھی ہے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ، ابھی اس کتاب میں نے ایک لائن پڑھی تھی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں یہ تو سکھاتا ہے کہ اچھے غلام کیسے بننا ہے، لیکن اچھے مالک کیسے بننا ہے یہ نہیں سکھاتا۔ آپ کو پتا ہے جب ہم نے بک اسٹڈی کر رہے تھے تو تب ہم نے وہاں پہ ایک لائن پڑھی تھی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ ہم نے اچھا غلام کیسے بننا ہے، لیکن یہ چیز نہیں بتاتا کہ آپ نے اچھا مالک کیسے بننا ہے۔ کہ بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پڑھنا لکھنا نوکری کرنی ہے۔ آج تک کسی بچے نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے پڑھنا لکھنا اور اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی شخص بزنس کر رہا ہو یا جس نے کہیں سے بزنس کی ایجوکیشن لی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ خود دیکھ لیں یہ ویسے مائنڈ سیٹ کرنے کا کیا بینیفٹ ہوگا، میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے آس پاس جب ہم پڑھتے ہیں اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے، بزنس کرنے کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو اب اسے ایک مثال ہم نے اوپر دے دی اسے، اب ایک مثال جو بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو پتا جب ہم نے بک پڑھی تھی ایک گدھے کی اور ایک گاجر کی مثال پڑھی تھی، تو یہ ویسے اگر آپ نے مثال دے دی نا سامنے والوں کو تو اس کے مائنڈ میں ایک لفظ کا بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ اسے کلیئر ہو جانا ہے۔ آل رائٹ، تب دیکھیں ابھی اس کتاب میں ایک مثال تھی بہت خوبصورت، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ انہیں کہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہ ڈیئر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں ایک ایگزامپل پڑھی اتنی مزے کی تھی کہ میرے مائنڈ کا پوائنٹ آف ویو بدل کے رکھ دیا اس کتاب نے، ٹھیک ہے، ساری حقیقت آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو گئی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ ایگزامپل، آپ سننا چاہیں گے؟ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ تو کہ گی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، ڈیفینیٹلی آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ ڈیئر ایک گدھا ہوتا تھا، اس کے منہ کے سامنے ایک گاجر باندھی جاتی تھی، اور گدھا گاڑی کا جو مالک تھا نا وہ گاڑی چلاتا تھا، مطلب گدھا گاڑی چلاتا تھا۔ اب کہاں جانا ہے منزل مالک طے کرتا ہے، گدھے کو کچھ نہیں پتا، وہ صرف گاجر کو فالو کر رہا ہے۔ ڈیئر اس میں گدھا امپلائی کو کہا گیا، اب اس میں بتا رہے ہیں کہ جو گدھا ہے نا، گدھا امپلائی کو کہا گیا ہے جو دن رات اونر کو امیر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، اور گاجر ان کی سیلری ہوتی ہے جن کو دیکھ کر وہ دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اصل فائدہ صرف مالک کا ہوتا ہے جو لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، اور گدھے بن کر امپلائی سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گدھے بنا کر امپلائی سے کام لیتے ہیں۔ اب اچھا یہاں پہ یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ گدھا جو ہوتا ہے وہ دیکھیں ایک جو گدھا ہوتا ہے وہی گاڑی چلاتا ہے نا، اگر گدھا ہی نہ چلے تو گاڑی چل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو گدھا ہے گدھے کو نہیں پتا کہ اس کی کیا منزل ہے، کدھر جانا کدھر نہیں جانا، اس کے اندر ڈیسیژن کرنے کی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ جو اوپر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، جو اپنی منزل طے کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے گولز کو پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ اوپر مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اونر ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف گدھے سے دن رات محنت کروائی جاتی ہے اسے
गाजर दिखा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो गाजर है वो उनकी सैलरी है, जो गधा है वो एम्प्लॉय है, और जो दिन रात फायदा ले रहा है वो ओनर है, ठीक है। तो अब आपने उसे कह रहा है कि डेट फैसला आपने करना है कि क्या आपने सारी जिंदगी गधा बन के किसी की गाजर को फॉलो करना है, सारी जिंदगी मेहनत करके किसी दूसरे को अमीर बनाना है, क्या आपने मेहनत करके खुद अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इस तरह से बच्चे जब आप उसे बात समझाएंगे ना तो उसका माइंड सेट A to Z क्लियर हो जाएगा कि मुझे गधा नहीं बनना, ना मुझे सारी जिंदगी गाजर को फॉलो करना है। अगर बच्चे आपने ये बात समझा दी ना, वो आपको ये नहीं कहने वाली कि मैम मुझे मंथली सैलरी इधर कितनी मिलेगी, सही हो गया। तो ये बच्चे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे जॉब, वो बिजनेस, उसका जॉब का और बिजनेस का डिफरेंस समझा दिया। अब आगे है कंपनी का इंट्रो। अब डियर हमारी कंपनी का नाम है overelitehealth.com.pk। अब इसमें हमने आपको गधा नहीं बनाना और ना ही गाजर दिखाकर काम करवाना है। हम यहाँ पर आपको नौकरी नहीं देते बल्कि अपना बिजनेस खुद एस्टेब्लिश करना सिखाते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी फिक्स नहीं होती और यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी फिक्स नहीं होती, ठीक है। जिस टाइम आप इजी हो 2 से 3 घंटे काम कर सकती हैं, ओके। मोस्टली हाउसवाइफ का यही मसला होता है कि मैम टाइम का तो कोई मसला नहीं है ना, कोई फिक्स टाइम तो नहीं देना पड़ेगा। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब आप इजी है तब आप काम कर सकती हैं, ठीक है। अब मेरी पर्सनली सबसे पसंदीदा बात ये है कि ये सिस्टम सिर्फ फीमेल्स का है, बॉयज का यहाँ कोई काम नहीं है। आप इज्जत तरीके से घर बैठकर कमा सकती है। आपने कभी अपना फेस भी रिवील नहीं करना, ठीक है। रिवील का मतलब जाहिर नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है अपना फेस। और ना ही कभी आपको कंपनी कभी भी कहीं भी फिजिकली बुलाती है, ठीक है। मतलब कंपनी आपको कभी नहीं कहती कि आज हमारा इस शहर में सेमिनार है, इधर आ जाओ, आज सीनियर्स कहें कि इधर आ जाओ, इधर हमारा गेट टुगेदर है। फिजिकली ऐसा कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट, अब आपने बच्चे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना है कि अब हमारी कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। अब देर आपको कंपनी के डिपार्टमेंट्स के बारे में बताती चलूं। पहला डिपार्टमेंट है मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे सिस्टम का पहला डिपार्टमेंट है मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर आपको लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग करवाएंगे। लेवल 1 में आपको कंपनी के बारे में गाइड किया जाएगा और लेवल 2 में आपको वर्किंग के बारे में गाइड किया जाता है। आपकी स्किल ट्रेनिंग, आपकी सीरीज, आपकी गाइडलाइन, ये सब आपको मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं। वो माशाल्लाह से रैंक होल्डर्स होते हैं। अभी आप आते ही इस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती क्योंकि अभी आपके पास इस सिस्टम का नॉलेज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप कामयाब होती हैं, अगर आपके वॉइस में कॉन्फिडेंस हो तो इस डिपार्टमेंट में आने का मौका मिलता है, ठीक है। ऐसे बच्चे जैसे मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजी है, आप मेंबर के साथ कॉल कर रही हूँ तो ये आप इस तरह से पीडीएफ अपने सामने खोल के रख सकती हैं, ठीक है। या फिर अगर रजिस्टर पे ये होता है कि आप पेजेस आगे पीछे करती हैं ना तो आवाज आती है, तो इस तरह से पीडीएफ ओपन कर लिया, साथ साथ आपके मेंबर की कॉल चल रही है, ठीक। तो ये नहीं कि आप एक सांस में चारों डिपार्टमेंट समझा दे, मोटिवेशन स्पीकर समझा दिया फिर आप उन्हें ये डेट समझ आ गई आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट डिपार्टमेंट समझाती हूँ। सेकंड डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। जिस तरतीब से मैं समझा रही हूँ ना इसी तरतीब से आपने फॉलो करना है। हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। ये एक सेलिंग का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल सेलिंग ग्रुप्स होते हैं। हमारी कंपनी का अपना ब्रांड है। आपको हर प्रोडक्ट ही जो आप यहाँ से खरीदती हैं वो OEH टैग के साथ रिसीव होती है। हमारे ब्रांड का नाम है OEH, ठीक है। अभी इतना समझा दे उन्हें। नेक्स्ट है बच्चे इन्विटेटर। नेक्स्ट हमारा काम है इन्विटेटर और नेटवर्कर। ये एक डिपार्टमेंट के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है।
जैसे एक डिग्री के 2 साल, एफएससी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब जैसे बच्चे कि हम कहीं जाते हैं ना, तो कोई हमसे पूछता है कि आप क्या कर रही हैं, तो हम उससे कहते हैं कि हम एफएससी कर रही हैं। ठीक है, तो एफएससी 1 साल में तो नहीं ना हो जाती, उसका 2 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर भी होती है और सेकेंड ईयर भी होती है। इसी तरह से बच्चे ये हमारे जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स है ना, इन्विटेटेड और नेटवर्कर, वो कह ले कि डिग्री एक ही है लेकिन इसके 2 साल है। पहला साल आप इन्विटेटेड की तरह लगाती हैं, फिर दूसरे साल जो है ना वो आप नेटवर्कर बन जाती हैं। ठीक हो गया। होते 2 साल है लेकिन डिग्री एक ही कंसिडर्ड होती है। आपका स्टार्टअप, अब अक्सर बच्चियां ये भी सवाल करती है ना कि मैम हमने कहाँ पे आना है, हमने कैसे काम करना है, हमारा क्या काम है। तो ये बच्चे जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो सामने वाले बंदे का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपका स्टार्टअप हमेशा इन्विटेटेड से होगा। इसका काम है कि आपने पोस्ट करनी है, जैसे आप नहीं पोस्ट करते जाके, आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग होता है प्रमोशन करनी है। जो आपसे कांटेक्ट करता है उनको समझाना होगा, कंपनी प्रेजेंट करनी होगी। आपने उनकी लेवल 1 की और लेवल 2 को हैंडल करना है। आपने फीस के बाद उनको लेवल 1 का और लेवल 2 का फीडबैक लेना है। अब वैसे जब आप अभी एज इन्विटेटर काम कर रहे हैं ना आप सब, तो आप सबका क्या काम होता है? आप सबका ये काम होता है कि जैसे आपको टास्क दिया जाता है, आप खुद अपनी वीडियोस को बनाते हैं, वीडियोस बना के उसे अपलोड करते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सेज आते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं। वो आपके पास व्हाट्सएप पे आते हैं तो आप उन्हें कंपनी के बारे में गाइड करते हैं। ठीक है, जब वो आपकी लेवल 1 में आती है, उनकी फीस आप अपने अकाउंट में लगाते हैं, उन्हें लिंक देती हैं, उन्हें गाइड करती हैं, आगे इंटरव्यू के बारे में आप उन्हें समझाती हैं। तो ये सारा जो काम होता है ना वो इन्विटेटेड का होता है। सही। नेक्स्ट है वैसे नेटवर्किंग। आपका स्टार्टअप हमारी कंपनी में एज अ बिजनेस मेंबर होगा। जब आप आती हैं इन्विटेटर पे तो आप बिजनेस मेंबर के तौर पे आती है ना। जैसे ही कामयाबी की तरफ आती हैं और कंपनी का मतलब जैसे ही आप सिस्टम में कामयाब होती हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट करती हैं, तो आप कंपनी का सिल्वर रैंक अचीव कर लेती हैं। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। जब आप बिजनेस मेंबर से सिल्वर सीनियर बनती है ना, तो फिर आपका पहले आप इन्विटेटेड के डिपार्टमेंट में होती हैं। अब क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, चीजें समझ आना स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या होगा कि आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। फिर आप इन्विटेटेड और नेटवर्किंग दोनों साथ साथ करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट्स के चेंज होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप इन्विटेटेड तो रहेंगी, आप एडवर्टाइजिंग और प्रेजेंट तो करेंगी, इसके साथ साथ आप अपने जूनियर्स के अकाउंट बनाएंगी, उनकी स्किल ट्रेनिंग करवाएंगी और उनको वर्किंग सिखाएंगी। अब बच्चे देखें, अभी मैं इस कंपनी में कैसे काम कर रही हूँ। मैं इस कंपनी में नेटवर्कर भी हूँ और इन्विटेटेड भी हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं नेटवर्कर बन गई हूँ तो मैंने किसी को गाइड नहीं करना, किसी को प्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, मैंने अपनी मेंबर्स को ज्वाइन करवाना नहीं छोड़ना, मैंने वो काम करते ही रहना है। सही। मैं भी अब अपना, मेरा भी टिकटॉक अकाउंट है, मैं भी वहां पे वीडियोस डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, चीजें हैंडल करती हूँ। ठीक है, और इसी तरह से आपने भी क्या करना है, जब आप नेटवर्कर बन जाती हैं तो आप कंपनी को प्रेजेंट भी करेंगी, एडवर्टाइज भी करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि जब आप सिल्वर सीनियर बनती है तो आपके साथ लोग अटैच हो चुके होते हैं, उनकी एक टीम बन चुकी होती है। ठीक है, आपकी एक टीम बन चुकी होती है। तो आपने, जाहिर है नेटवर्कर का क्या काम होता है कि सिर्फ खुद नहीं कामयाब होना, बल्कि अपने साथ लोगों को कामयाब करवाना है। ठीक है, ताकि एक पॉइंट ऐसा है कि उनके इतने स्ट्रॉन्ग टीम बन जाए कि बाद में वो काम करना छोड़ भी देना एक लेवल पे आके, तो उनको पैसिव इनकम आती रहे। फिर ही तो ये बच्चे आपका बिजनेस बनता है नेटवर्किंग का। अगर आप कह लें कि मेंबर से फीस लेंगे, उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे, तो ये तो फिर अब सारी जिंदगी एक्टिव इनकम ही कमा रही है। क्या बंदे ज्वाइन करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। हमने क्या करना है, अगर मेंबर के लेके आए उसे पॉलिश करना, उसे सिखाना भी हमारा काम है। अब जैसे देखें, मैं आपके अकाउंट्स बनाती हूँ ना,
آپ کی جو ممبر اکاؤنٹ کی فیس جمع کرواتی ہے اس کے اکاؤنٹ بھی میں بناتی ہوں، آپ کی اسکل ٹریننگ بھی کرواتی ہوں، آپ کو ورکنگ بھی سکھاتی ہوں. تو یہ سارا کام ہوتا ہے نیٹ ورکنگ کا. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ سلور رینک پر آپ کو ٹیم بونس بھی ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی بچے انویٹیڈ کا بزنس ممبر کا رینک ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ کی 2 ٹائپ کی انکم ہوتی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. لیکن جب آپ سلور سینئر بن جاتی ہے نا، تو بچے آپ کے نیچے جتنے بھی لوگ جوائن کرتے ہیں نا، ان سب کی طرف سے آپ کو ٹیم بونس مل رہا ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کو ٹریننگ کروا رہی ہوں، آپ کو ورکنگ سکھا رہی ہوں، تو میرا کیا بینیفٹ ہے. آپ کو جو ہے وہ ٹیم بونس ملتا ہے. صحیح. اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے ممبرس کو سارا کچھ گائیڈ کریں گے تو ایزیلی ان کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ ڈیئر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کوئی کوشچن. اگر وہ کوئی کوشچن کرتی ہے تو اسے آنسر کریں. اگر اس کوشچن کا آنسر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انہیں کہیں کہ ڈیئر میں آپ کو نا اس کا آنسر تھوڑی دیر بعد کر دوں گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے کو گائیڈ کر سکیں. تو اگر آپ کے پاس آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میم انہوں نے کال پہ کوئی ایسی بات کی جو مجھے نہیں آئی بتانی، تو آپ مجھے بتا سکیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. تو آپ انشاءاللہ انہیں پھر اچھا گائیڈ کریں گے. تو جب آپ نے ڈپارٹمنٹ ایکسپلین کر دیا، پھر آپ انہیں کہیں کہ ڈیئر کیا آپ جوائن کرنے کے لیے ریڈی ہیں. وہ کہے گی جی ریڈی. تو نیکسٹ یہ جوائننگ کا پروسیجر کیسے سمجھانا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کی لیول 1 کی ٹریننگ ہوتی ہے جو موٹیویشنل اسپیکر کرواتے ہیں، جن کی منتھلی انکم لاکھوں میں ہوتی ہے. ہم ان کا ٹائم لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کرے. اور گوگل میٹ پر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں صرف 500 سیٹس ہوتی ہیں. وہ سینئرز آپ کو اپنا ٹائم اور ایکسپیرینس دیتے ہیں، تو بدلے میں ان کے چارجز ہوتے ہیں جو کہ 510 ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس، اب یہاں پہ بچے اکثر بچیاں کہتی ہیں کہ میم یہاں پہ انویسٹمنٹ تو نہیں کرنی. تو یہ بچے آپ نے ان کو کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور فیس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کہنا ہے کہ ڈیئر دیکھیں اگر ہم کسی بچے کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں اور وہ 1 مہینے کے بعد، یا ہم آج کل تو ایڈوانس فیس ہی چلتی ہے کہ ہم ایڈوانس پیمنٹ وہ لیں گے فیس. تو اب آپ نے ایک بندے کو، ایک بچے کو اپنا ٹائم دیا، اپنے ایکسپیرینس دیا، اور بدلے میں وہ آپ کو ٹیوشن فیس دے گا نا، وہ آپ کو وہ تو نہیں دے گا کہ میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے یہ جو سینئر آپ کو ٹائم دیں گے 30 سے 35 منٹ، ہم نے کوئی آپ کو ویڈیو نہیں دینی، وہ خود آپ کو ٹائم دیں گے، اپنے ایکسپیرینس سے سکھانے آئیں گے. تو بدلے میں ہم بھی تو انہیں پے کریں گے نا، یہ ان کی فیس ہے ان کے ٹائم کی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے بتانا. پھر نہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ میم یہ انویسٹمنٹ ہے. اب آپ انہیں کہیں کہ جو ان کے چارجز ہے وہ 510 ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیئر آپ کے پاس کون سا اکاؤنٹ ہے، جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے یا بینک ہے. وہ جو بھی کہتی ہے کہ میم میرا ایزی پیسہ، جیز کیش ہے، جو بھی، تو آپ نے کہنا کہ ڈیئر آپ کا جو سا اکاؤنٹ ہے نا، مجھے اس کا اسکرین شاٹ ایک دفعہ بھیج دے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو نا گائیڈ کرتی ہوں. کیونکہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، اس کا رول ہے کہ اگر آپ کا جائز کیش کا اکاؤنٹ ہو تو ہم جائز کیش سے پیمنٹ کریں گے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو تو ایزی پیسہ میں، بینک سے بینک. ٹھیک ہے، اگر آپ اپوزٹ اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دیتی ہے، جائز کیش سے ایزی پیسہ یا ایزی پیسہ سے بینک، تو وہ اپوزٹ اکاؤنٹس ہو جاتے ہیں، تو وہ ہماری کمپنی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. تو یہ بچے اگر آپ اس طرح سے غلط پیمنٹ کرتی ہیں تو بچے وہ ایکسیپٹیبل نہیں، آپ کے وہ پیسے ویسٹ ہوں گے، ضائع ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر بچے آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو کمپنی کا نمبر دیتی ہوں. ٹھیک، اس طرح سے آپ نے کہنا انہیں. اور اس کے بعد بچے اگر وہ غلط پیمنٹ کرتی ہیں، کراس پیمنٹ کرتی ہیں، تو کیونکہ آپ نے پہلے انہیں رول گائیڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک، تو وہ پھر اگین پیمنٹ کرائیں گے کیونکہ کراس پیمنٹ میں آپ کو بونس نہیں ملتا. تو اس سے لیے، لیکن اگر آپ پہلے سے انہیں گائیڈ نہیں کریں گے تو میرے پاس اگر آپ ایشو لے کے آئیں گے تو بس میں نے ان سے پوچھ لینا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میم مجھے نہیں بتایا گیا تھا یہ رول، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اپنی جیب سے جو ہے نا وہ پیسے دیں گے اپنے ممبر کی فیس پے کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بس میں نے آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ایکسپلین کر کے بتا دیا. کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی سی پریکٹس کریں.
ہر چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اچھے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے نوٹس بنانے ہیں، اور کوشش کریں کہ ایک وائس میسج ذرا مجھے اس کا ایکسپلین کر دے سارا سیٹ اپ، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا، بہت ہیلپ ملی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فیما۔